पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये मुस्तफ़ा कत्ल केस जिस तरीके से आगे बढ़ा है और अरमगान नामी मुलजिम का जब नाम सामने आया तो हर गुजरते दिन के साथ एक नई बात सामने आ रही है। ये तो पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा गैंग है जो कि बन गया है और इसके बड़े मतलब इसके इस हवाले से बड़ा असर रसूख रहा है। तो आप क्या फरमाएंगे कि आखिर ये केस उतना ही सादा है या इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि अभी आने वाले दिनों में मज़ीद भी पता लगनी है? देखिए, हैंडलिंग तो देखिए पुलिस की जानिब से भी थोड़ी सी शुरू में गलत हुई है और उसके बाद जो सबसे बुरी बात हुई है वो ये हुई है कि जो कोर्ट में इस केस को हैंडल किया गया है वो बहुत गलत तरीके से हैंडल किया गया। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि फेडरल सिस्टम है जो हमारे यहाँ काम करता है और उस फेडरल सिस्टम से जुड़े लोग जो है अपने खिलाफ कोई भी चीज जाने नहीं देते। इस केस में भी यही हुआ है। उस फेडरल सिस्टम ने जो पुलिस की कोशिशें थी उनको भी सबूताज करने की कोशिश की और फिर कोर्ट में जो कुछ हुआ और आज जो कुछ जो है वो तफसीली फैसला आया है सिंध हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूशन की दरखास्त के ऊपर, उसमें भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। एक शख्स जो अगवा बराए तावान का मुलजिम है उसे पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार करके जब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में लाया जाता है, वहां उसका बाप जो है वो उस वक्त जज के चैम्बर में होता है जब उसका फैसला लिखा जा रहा है और उस फैसले में जो है वो पहले तो यही बताया जाता है कि जनाब वो जो तो पुलिस कस्टडी की जा रही है और ये 3 घंटे गुजर जाने के बाद पुलिस को पता चलता है, 3 घंटे उन्हें मुलजिम को अदालत में पहुंचाए हुए हो चुके होते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपको पुलिस रिमांड दिया जा रहा है। लेकिन उसके मजीद 2 घंटे के बाद जो उन्हें ये पता चलता है कि नहीं भी मुलजिम जो है वो जेल जा रहा है, उसकी जेल कस्टडी हो रही है। पुलिस को जो है वो ऑर्डर्स किए जा रहे हैं कि आप उसके घर की जो एक उसका घर जो है वो अनसील करके उसके बाप के हवाले कर दें, इसका मेडिकल कराएं। ये सारी चीजें कुछ ऐसी थी कि जिन्होंने इस केस का बिल्कुल ही रुख तब्दील करके रख दिया। पुलिस का डीएसपी जख्मी हुआ था, डीएसपी समेत 2 एहलकार जख्मी हुए थे, पुलिस उसका रिमांड चाहती थी। रिमांड के बाद जो है वो मजीद उनको जो है बहुत सारी चीजें करनी थी। खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि जो आमिर मुस्तफा जिसके अगवा और कत्ल का इल्जाम अरमगान के ऊपर है, उसकी लाश उन्होंने जो है वो बाजियाब करनी थी, बरामद करनी थी। ये सारी चीजें जो है वो एक तरफ चली गई और एक ऐसा कोर्ट ऑर्डर सामने आ गया जो टैंपर किया गया, जिसके ऊपर जो वाइटो लगा के पुलिस रिमांड को जो है लफ्ज पुलिस छुपा के उसके ऊपर जो है वो जुडिशियल कर दिया गया, जुडिशियल रिमांड कर दिया गया। और जस्टिस जफर राजपूत जो है जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में जब महकमा दाखिला के अफसरान ने वो ऑर्डर जो है अदालत में पेश किया तो अदालत ने कहा इसके ऊपर तो वाइटो इस तरह से लगाया गया कि अभी तक पुलिस का लफ्ज जो है वो नहीं छुपा है, वो अभी तक पढ़ा जा सकता है। तो बहुत ही मिस हैंडल हुआ है ये पुलिस के लेवल पर भी, बात जो है वो अदालत के लेवल के ऊपर भी। और अब अगर सिफारिश ये आई है कि उस जज की खिदमात ही जो है वो बतौर इज़्ज़ाद दहशतगर्दी के जज के तौर पर वापस ले ली जाए, महकमा दाखिलों को वापस कर दी जाए, तो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सिंध हाई कोर्ट या अदालतों के ऊपर जो है वो इस तरह के इल्जामात आना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे ही हम एक जज के हवाले से गुट्टू सीयू के बातें सुनते रहते हैं, अगर ऐसे जज जो है वो जब तरक्की करके ऊपर जाएंगे तो वो क्या नहीं कर जाएंगे। तो ये एक ऐसा केस है कि इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर गुजरते दिन एक नई से नई बात सामने आ रही है। ठीक, अच्छा पाएगा फ़हीम भाई कि एक और चीज़ भी इसमें जो दरपेश रही वो ये कि अब ये भी कहा जा रहा है और आज की खबर थी कि गिजरी थाने का एक पुलिस एहलकार था जो कि कराची का एक पॉश इलाका है और वहाँ पर जो एहलकार था वो भी अरमगान के साथ कनेक्टेड था। अब ये एक नई बात थी जो कि आज पता चली और इससे पहले भी इस शख्स ने इस लड़के ने किसी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसमें एक फैसिलिटेट किया था इसको पुलिस एहलकार ने। वो क्या कहानी थी? और ये बताइएगा कि जो ये मुलजिम है इसके वालिद का कहना है कि मेरा बेटा मनशियात का आदी है, तो एक वालिद भी क्या इससे वाकिफ़ नहीं थे कि ये बच्चा क्या काम करता है, किन चीज़ों में मुलव्विस है? तो आपके ख्याल में ये चीज़ें ऐसी आसान हैं कि ये वालिदैन अपने बच्चों के बारे में ये कह के उनको आसानी से रिहा करवाने में कामयाब हो जाएं कि ये तो नशे के आदी हैं, इनको तो पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं? है ना, मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में ये बात कहा था कि हमारे यहाँ एक पैरेलल सिस्टम है जो जो अपने खिलाफ कुछ नहीं होने देता और वो हमारा जो एक जिसे आप कह लीजिए कि पुलिस का सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम या गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसके पैरेलल चलता है। वो उस सिस्टम के जो लोग हैं वो इंतहाई ताकतवर हैं, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। आप पुलिस के एक एहलकार की बात करेंगे जो इसका सगा चचा है अरमगान का, वो खुद जो है वो पुलिस एहलकार है। अरमगान के हवाले से सिर्फ ये समझ लेना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अगवा बराए तावान का केस है तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के मामलात हैं और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज आपके प्रोग्राम में फिर दोहरा देता हूं कि इस केस को सिर्फ इस हद तक ना लिया जाए कि इसमें एक मेरे मुंह में खाक कि इसमें कोई आमिर
मुस्तफ़ा का ही सिर्फ अभी कत्ल हुआ है, मुझे तो ये चीज़ें बहुत आगे तक बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि 2 पैरेलल ग्रुप हैं जो एक-दूसरे के खिलाफ जो है इस पर कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। और आप ये देखिए कि मैं कहता हूँ कि जनाब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि जो कामरान कुरैशी हैं, इनके बारे में इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्यों नहीं सामने आता? अरमगान का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है इतना ज़्यादा सामने आ चुका है कि वो कोरियर सर्विसेज़ के ज़रिए कोलंबिया से कैलिफ़ोर्निया के रास्ते से की हुई उसके लिए ड्रग्स जो है वो पाकिस्तान आया करती थी, लाहौर पहुँचती थी, लाहौर से आपके कराची आती थी घर पर। तो ये जो पूरा ड्रग रैकेट है, हमारे यहाँ जो है वो ऐप्स बना दी गई हैं, ऐप्स के ज़रिए आप मफरूर मुल्ज़िमान का डेटा जो है वो एफआईए से शेयर करते हैं, एयरपोर्ट्स के ऊपर ये जो भी मुल्क के खारिजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ शेयर करते हैं। अरमगान का कहीं डेटा शेयर नहीं था, वो मफरूर भी था, वो कई अदालतों में पेश भी नहीं होता था उन केसेस के बाद, और वो मजे से शहर में जो है अपनी कार्रवाइयाँ भी कर रहा था। जिस सॉफ्टवेयर हाउस की आप बात कर रहे हैं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर हाउस से वहाँ से जो डिजिटल करेंसी है वो बहुत बड़ी तादाद में मिली है। मैं आपको एक जुमला सुना दूं जो अरमगान जो अपने दोस्तों में कहा करता था कि अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो मुल्क कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा। वो इतना बना चुका था इस वक्त तक भी पैसा कि वो समझता था कि उसके पास तो दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पास 3 घर और थे ना किराए के ऊपर, वो तीनों घर जो है ये चौथा घर है। 3 घर जो उसने इससे पहले रखे हुए थे तीनों को छोड़े नहीं थे। आज भी वो घर जो है उसके जेर इस्तेमाल के, और वहां पर जो है वो बाकायदा तौर पर गाड़ियां भी खड़ी मिली है, वहां पे दीगर सामान भी मिला है वहां से। क्यों? वो तलाश ऐप क्या कर रही थी? वो तलाश ऐप के जरिए जब आप किसी को जो है वो घर का किराया घर किसी को किराए पर देते हैं तो पुलिस पूरे घर के अफराद का बायोमेट्रिक पहले बायोमेट्रिक हुआ। एक फेडरल सिस्टम है जो बहुत ताकतवर है। इस वक्त भी आपको जो कार्रवाइयां होती हुई नजर आ रही हैं इस केस में, आपने भी कहा कि अचानक जो चीजें खुलना शुरू हुई हैं, इसलिए खुलना शुरू हुई है कि मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से एक बहुत अहम हमारे मुल्क का एक खानदान है, उसके कुछ अफराद जब से मंशियात के आदी हुए, आपको सिंध में मंशियात के हवाले से कार्रवाइयां नजर आएंगी। आपने कुछ अर्से पहले जो सिंध असेंबली में एक बिल देखा होगा जिसमें ये बिल आया था कि जनाब जो तालीमी इदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है उसके हवाले से कानून साजी की गई है। उस कानून साजी में ये भी है कि जो अपना तलबा होंगे उनको जो है बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकेगा, उनके इंटरव्यूज उनके बयान लिए जा सकेंगे, उनके वालिदैन से पूछे बगैर, उनके असातिज़ा से पूछे बगैर पुलिस ये काम कर सकेगी। तो क्यों? क्योंकि मंशियात का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब से पहले तक अच्छा फ़हीम भाई, ये फरमाइए, तो ये तो समझ आ गया फ़हीम भाई कि अभी ये भी पता चला था कि एक मशहूर अदाकार के बेटे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनसे भी तहकीकात हुई हैं। फिर ये फरमाएगा कि इस केस को अगर एज अ टेस्ट केस ले सिंध हुकूमत भी और सिंध पुलिस भी, तो इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है कि इस मसले की जड़ को ख़त्म किया जा सके? जिनकी आप बात कर रही हैं, जो अदाकार साजिद हसन के बेटे हैं, उनके हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि वो महीने के कुछ नहीं तो 70 लाख रुपए से बचाते थे उस धंधे से जो वीट का धंधा है। वो बिल्कुल जो मैंने रूट आपको बताया है कोलंबिया से यहाँ तक पहुंचने का, वो सारा रूट जो है उस रूट के जरिए उन तक आती थी, और वो एक डीलर थे। इसमें कोई पुलिस के बजाने से यही कहा गया और यही अब तक जो है वो सामने भी आ रहा है। अब आपका अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ होगा। देखिए, जो मंशियात का मामला है ना, इसमें आप भूल जाएं कि कुछ होगा, ये ऐसी बात खत्म हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात भी ऐसी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर कहीं अरमगान फंसा तो वो फंसेगा आमिर मुस्तफा के कत्ल के केस में, लेकिन उसमें भी अब तक का मेरा असेसमेंट है वो ये है कि जो शिराज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिस तरह से आई थी, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी इस केस को मैनेज किया गया। मलबा शिराज के ऊपर डलेगा, अरमगान को जो है वो एक सेफ पैसेज दिया जाएगा। उस रिपोर्ट में एक बात चौंका देने वाली थी, जिसने मुझे ये बताया कि मैं समझा उससे कि इस केस को मैनेज किस तरह से किया जा रहा है। उसके रिपोर्ट के आने से पहले तक ये था कि अरमगान ने आमिर मुस्तफा को अपने घर में ही गोली मारी, और आप अगर घर में जाके देखें तो गोली के निशान जो है वो उसमें दीवार पे मौजूद भी है, आज भी मौजूद है, वीडियोस उसकी सामने आ चुकी हैं। लेकिन जो शिराज की रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि अरमगान ने आमिर मुस्तफा को घर में गोली नहीं मारी, उसने तो गोली दीवार पे चलाई। ये चीजें मैनेज हो रही हैं। उसके बाद जो है उन्होंने उसको डंडे से मारा। किस किस्म की गुफ्तगू है ये? किस किस्म से ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब।